हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स कांस्टेंट के बारे में। फोर्स कांस्टेंट होता क्या है, फोर्स कांस्टेंट किसे हम कहते हैं, और इसी फोर्स कांस्टेंट से हम बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। तो फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करनी है। और साथ ही साथ फोर्स कांस्टेंट को हम कैसे डिटरमिन करते हैं फ्रॉम द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा से कैसे डिटरमिन करते हैं। तो फोर्स कांस्टेंट किसे कहते हैं? फोर्स कांस्टेंट जो है एक पैरामीटर है जो बॉन्ड के स्टिफनेस को मेजर करते हैं, कितनी स्ट्रॉन्गर है कितनी वीकर है उसको मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ए बी मॉलिक्यूल, और उस ए बी मॉलिक्यूल में एक केमिकल बॉन्ड होती है, और इस बॉन्ड के जो स्ट्रेंथ है जिसे हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, वो दो पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं। एक हमारे पास है पोलरिटी। तो पोलरिटी मीन्स इस वाले बॉन्ड में आयनिक की करेक्टर कितनी है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो तो एक पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होती है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है, और इनमें एक आयनिक की करेक्टर आते हैं, और इसी आयनिक की करेक्टर को हम पोलरिटी कहते हैं। तो जितनी आयनिक की करेक्टर इंक्रीज होता हो, जितनी आयनिक की करेक्टर ज़्यादा होती हो, या आप यूँ कह सकते हैं बॉन्ड में अगर पोलरिटी इंक्रीज होती हो, तो ये वाली जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनते हैं। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मीन्स इसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो ज़्यादा है। ओके। और इस तरीके के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगते हैं, हमें एनर्जी ज़्यादा लगते हैं, और इस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगा। आप डायरेक्टली कह सकते हैं जितनी आपके बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा हो, मीन्स जितनी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो, उस तरीके के बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। और जब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है या वो वाली बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो, उस तरीके के बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है, वो छोटा होती है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक स्टिक है, और वो स्टिक अगर लंबे हैं तो उस स्टिक को ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी लगेगा, वो बॉन्ड जो है वो जल्दी से ब्रेक होगा। लेकिन अगर आपका जो स्टिक का जो डिस्टेंस है या स्टिक जो है वो छोटा हो, शॉर्टर हो, तो उस तरीके की शॉर्टर स्टिक को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा लगेगा। आप यूँ कह सकते हैं वो वाली शॉर्टर जो स्टिक है वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। यही यहाँ पे भी केमिकल बॉन्ड के केसेस में भी होता है। अगर आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो, तो उस तरीके के बॉन्ड का जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कम होती है, और जब बॉन्ड डिस्टेंस कम होती है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगता है वो एनर्जी ज़्यादा लगता है। अगर आपका बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड हो तो उसका बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, आप उस तरीके की बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो एक जो पैरामीटर है वो पोलरिटी पे डिपेंड करती है। पोलरिटी इंक्रीज मीन्स फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज, फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज मीन्स बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है इस तरीके के बॉन्ड का, और इस तरीके के बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है। और सेकंड जो पैरामीटर है फोर्स कांस्टेंट, वो डिपेंड करती है ऑन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सिंगल बॉन्ड होती है, फिर इसके बाद हमारे पास डबल बॉन्ड भी होती है, ट्रिपल बॉन्ड भी होती है। तो इस तरीके के नंबर ऑफ बॉन्ड को हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, कितनी नंबर ऑफ बॉन्ड है। तो हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ऑब्वियसली जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड से, सिंगल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ट्रिपल बॉन्ड। तो जो फोर्स कांस्टेंट है इस तरीके के बॉन्ड का वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो जितनी फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा, इस तरीके के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगते हैं हमें, वो एनर्जी ज़्यादा होंगे। और इस तरीके के बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत बहुत कम होंगे। आप यूँ कह सकते हैं फोर्स कांस्टेंट सिंगल बॉन्ड का कम है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा डबल बॉन्ड का होती है, डबल बॉन्ड से ज़्यादा जो फोर्स कांस्टेंट है वो ट्रिपल बॉन्ड का होता है। आप यूँ कह सकते हैं विथ इंक्रीज इन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज की वजह से जो फोर्स कांस्टेंट है वो इंक्रीज होता है, और जो फोर्स कांस्टेंट अगर इंक्रीज होती है तो उस तरीके के बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है, और बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होती है। अब इस तरीके के रिलेशनशिप को, फोर्स कांस्टेंट, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ को मैं इस तरीके के फॉर्म में आपको दिखा दूंगा। तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द फोर्स कांस्टेंट। जितनी हमारे बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा, उतनी ही वो वाली बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी वो ज़्यादा होगा। तो फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी का जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशन है, वो डायरेक्टली रिलेशन है। और बॉन्ड लेंथ बी एल मीन्स बॉन्ड लेंथ जो है वो इन्वर्सली रिलेट होती है विद दैट ऑफ द फोर्स कांस्टेंट। जितनी आपका बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा, मीन्स वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, और जितनी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उतनी ही वो वाली बॉन्ड जो है वो शॉर्टर बॉन्ड होंगे। तो ये रिलेशनशिप है
बिटवीन द फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम फोर्स कांस्टेंट को डिटरमिन करते हैं थ्रू दी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा से हम फोर्स कांस्टेंट को डिटरमिन करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे लिखूंगा डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट। हम फोर्स कांस्टेंट को इजीली डिटरमिन करते हैं फ्रॉम द वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम फोर्स कांस्टेंट को कैसे डिटरमिन करते हैं? हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के जरिए फोर्स कांस्टेंट को डिटरमिन करते हैं। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये एप्लाइड पार्ट है, ये एप्लीकेशंस हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का फोर्स कांस्टेंट जो है निकाल सकते हैं थ्रू दी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा। और साथ ही साथ जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है, जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो एक पावरफुल टेक्निक है फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हम आने वाले लेक्चर्स में हमें पढ़ना है। तो फोर्स कांस्टेंट को हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के जरिए कैसे निकालते हैं? हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है ए बी मॉलिक्यूल, और इस ए बी मॉलिक्यूल का हमें फोर्स कांस्टेंट निकालनी है। इस ए बी मॉलिक्यूल के बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो हमें निकालनी है। तो ए बी मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करते हैं तो उसके पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होती है, V इज इक्वल टू 0 एंड V इज इक्वल टू 1, V इज इक्वल टू 2, इस तरीके के एनर्जी लेवल्स होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होती है। और हर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स का एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसको हमने कैलकुलेट की प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, तो रूम टेम्परेचर पे हमने ये भी कहा कि रूम टेम्परेचर पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पॉपुलेटेड होती है इन द ग्राउंड वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स। और जो इंटरेस्ट ऑफ ट्रांजिशन है वो सिर्फ और सिर्फ V इज इक्वल टू 0 से V इज इक्वल टू 1 वाला ट्रांजिशन होती है, जिसे हम फंडामेंटल ट्रांजिशन कहते हैं। और ये ट्रांजिशन होगा जब आप इस मॉलिक्यूल पे IR रेडिएशन डालते हैं। तो जो ही आपने IR रेडिएशन डाला तो IR रेडिएशन का वो वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा जिसका एनर्जी या फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच होता हो विद द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स। और उस वजह से आपके मॉलिक्यूल जो है उस तरीके की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ जाएंगे। आप यूं कह सकते हैं मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल जो है वो चेंज हो गया, मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन एनर्जी चेंज हुआ। तो मॉलिक्यूल जो है V इज इक्वल टू 0 से V इज इक्वल टू 1 में चले गए। और इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग में हमें स्पेक्ट्रा पे ग्राफ आते हैं, इस तरह के ग्राफ आएंगे। और एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, नीचे से हमें फ्रिक्वेंसी दिया गया होता है इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी इस ट्रांजिशन के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है, अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो एब्जॉर्ब होता है। और वो वाली फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पे स्पेक्ट्रा पे दिया गया होता है। तो इसी फ्रिक्वेंसी के वैल्यू को हम यूज़ करते हैं और इसी वैल्यू को यूज़ करके हम फोर्स कांस्टेंट को डिटरमिन करते हैं। और जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है मॉलिक्यूल का वो बराबर होती है, वो हम इजीली निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर जो है वो बराबर होती है 1 डिवाइड बाई 2 पाई एंड C अंडर रूट ऑफ K डिवाइड बाई म्यू। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके जरिए हम फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी फ्रिक्वेंसी जो है मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे, किस फ्रिक्वेंसी पे मॉलिक्यूल अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल चेंज करते हैं, फंडामेंटल ट्रांजिशन करते हैं। इस तरीके की फ्रिक्वेंसी को हम डिटरमिन कर सकते हैं इस इक्वेशन के जरिए। तो जब आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो वाइब्रेशनल जो फ्रिक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद दैट ऑफ द फोर्स कांस्टेंट। तो जितनी फोर्स कांस्टेंट मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा उस तरीके के बॉन्ड की वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए हमें जो IR रेडिएशन चाहिए, हमें जो एनर्जी चाहिए वो ज़्यादा चाहिए, फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा चाहिए। और अगर आपका फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो कम होंगे, उस तरीके के बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड होगा, उस वीकर बॉन्ड की वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए हमें कम एनर्जी लगेंगे। मीन्स जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है, जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है, जिस फ्रिक्वेंसी पे आपका फंडामेंटल ट्रांजिशन होती है वो वाली फ्रिक्वेंसी कम होंगे। तो जो फोर्स कांस्टेंट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉलिक्यूल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉलिक्यूल मीन्स हर मॉलिक्यूल का जो फोर्स कांस्टेंट है वो सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है HCl है, हमारे पास HI है, हमारे पास HBr है। तो इनका डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम होने की वजह से, डिफरेंट एटम होने की वजह से इनके जो
HCl, इनके बॉन्ड का HCl और HI और HBr का जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है जिसे हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, वो फोर्स कांस्टेंट डिफरेंट होगा। और जो ही फोर्स कांस्टेंट डिफरेंट होगा, इन मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगा। तो फोर्स कांस्टेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉलिक्यूल है, और उस वजह से जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है हर मॉलिक्यूल के डिफरेंट आते हैं, वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉलिक्यूल है। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉलिक्यूल। हर मॉलिक्यूल के लिए एक डिफरेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, एंड म्यू इज द रिड्यूस्ड मास, और रिड्यूस्ड मास जो है हम इजीली निकालते हैं इस इक्वेशन के जरिए। म्यू इज इक्वल टू m1 एंड m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन के जरिए हम इजीली रिड्यूस मास निकाल सकते हैं बाय नोइंग द मास ऑफ द एटम। अगर एटम का मास दिया गया हो तो रिड्यूस मास हम निकालते हैं। हम डिटरमिन कर सकते हैं k का वैल्यू, जिसे हम फोर्स कांस्टेंट, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ रिड्यूस मास एंड द फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अगर आप फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और रिड्यूस मास का वैल्यू पता हो तो हम k का वैल्यू जो है इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो पैरामीटर है वो कांस्टेंट है। तो जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो हम कहाँ से निकालते हैं, उसका वैल्यू जो है कहाँ से निकालते हैं, हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा से निकालते हैं। हम मॉलिक्यूल पे आयर रेडिएशन डालते हैं, मॉलिक्यूल जो है आयर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं, और मॉलिक्यूल में फंडामेंटल ट्रांजिशन होती है, और उस फंडामेंटल ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग में जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होती है, वो वाली फ्रीक्वेंसी हम स्पेक्ट्रा से निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पीक आ गए, और यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी पे हमें पीक आ गए, तो ये फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब स्पेक्ट्रा, इस मॉलिक्यूल का जब स्पेक्ट्रा हम निकालते हैं, फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है, आयर रेडिएशन डाला, फिर स्पेक्ट्रा निकाला, तो स्पेक्ट्रा पे हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया गया होता है। फॉर एग्जांपल ये हमें 9500 सेंटीमीटर इनवर्स पे आ गए। तो इस स्पेक्ट्रा से हम ये वाली वैल्यू निकालते हैं, इसी वैल्यू को हम फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ओमेगा बार। तो ये जो वैल्यू है हम इस यहाँ पे पुट करते हैं, और k का वैल्यू जो है आप इजीली निकाल सकते हो। तो इसको मैं थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैं स्केयरिंग कर रहा हूँ दोनों साइड से। ओमेगा बार का स्केयर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई स्केयर एंड c, और स्केयर रूट कैंसिल होंगे तो हमारे पास k डिवाइड बाय म्यू ही रहेगा। ओके, तो k का वैल्यू हमें निकालनी है, तो k मैं अपनी जगह पे रख रहा हूँ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगे तो हमारे पास है k जो है वो बराबर होगा 4 पाई स्केयर एंड c म्यू एंड ओमेगा बार का स्केयर। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी मॉलिक्यूल का फोर्स कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ रिड्यूस मास एंड द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। रिड्यूस मास जो है हम इस इक्वेशन से निकालते हैं, इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओमेगा बार का जो वैल्यू है, जिसे हम फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं फ्रॉम द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को निकालने के लिए हम मॉलिक्यूल पे आयर रेडिएशन डाल देते हैं। आयर रेडिएशन में से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है इस ट्रांजिशन के लिए, इस मॉलिक्यूल की इस फंडामेंटल ट्रांजिशन के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो ग्राफ से वो जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है वो उसका वैल्यू हम निकाल के हम ले लेते हैं, और इस इक्वेशन पे यहाँ पे हम पुट करके इस इक्वेशन के जरिए हम फोर्स कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा से फोर्स कांस्टेंट किसी भी मॉलिक्यूल का हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो वाली मॉलिक्यूल्स का हम निकाल सकते हैं जो आईआर एक्टिव हो, जो आईआर रेडिएशन से एब्जॉर्ब कर सके, तभी उस तरीके के मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बनेंगे। फिर उसी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा से हम वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी का वैल्यू लेते हैं, फिर वो वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करके हम k का वैल्यू जो है फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं।